हाँ कि कौरव थे वो अधार्मिक थे और हम्म। पांडव थे वो धार्मिक थे। ऐसा क्यों तो कहा वो गया था मेरा? ऐसा क्यों कहा गया? मतलब मेरे हिसाब से कौरव लोग को अधार्मिक इसके लिए अधार्मिक बता दिया कि ये जो कौरव कौरव थे वो दूसरे का हक था, जो पांडु का हक था, बराबर, हम्म। वो बचपन से हम्म। ही उसको छीनने छीनने की कोशिश कर रहे थे। पांडु कैसे आगे न आए, वो भीम को छोटी सी उम्र में छोटे छोटे ये जो दुर्योधन वो सब थे, वो हम्म। लड्डू में जहर खिला के नदी में डाल दिया। ऐसा ऐसा हम्म। चित्र, ऐसे ऐसी स्टोरी जो हमारे दिमाग में है। हम्म। तो उसके हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि कौरव थे वो अधार्मिक थे, क्योंकि वो पांडु लोग को परेशान करते थे, उसका जो हक था उसको छीनने वो की जन्म कोशिश से करते थे। वो जन्म से अधार्मिक थे या बाद में जाके अधार्मिक बने? कौन? आप जिनकी बात कर रहे हैं वही? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कौरव की बात कर रहा हूँ और हाँ, पांडवों की हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ। तो क्या कौरव जो थे वो जन्म हाँ, से अधार्मिक थे या बाद में जाके अधार्मिक बने? बाद में ही अधार्मिक, उसके कर्म ही ऐसे थे, तो इसके हिसाब से हम ऐसा कहते हैं कि वो अधार्मिक, उसका कर्म ही ऐसा था। ओके, ओके। तो मतलब कि जब तक उन्होंने कर्म नहीं किया था तब तक वो धार्मिक थे। जब तक उसने कर्म नहीं किया तब तक वो धार्मिक थे। वो तो कैसे पता चलेगा? कोई भी हाँ, आदमी, इसीलिए कोई भी इसीलिए ये इंसान। बात इसीलिए ये बात गहरी है, जो सीधा सीधा हाँ, पता नहीं चलती। हाँ, इसीलिए मैं हाँ, आपको वो संदर्भ दे रहा हूँ कि भाई हाँ, उनके कर्म जो थे वो तो सबको पता है, वो तो सब जानते हाँ, हैं। मैं हाँ, आपको वो चीज बता रहा हूँ जो शायद आपने गौर नहीं किया। ऐसा नहीं है कि स्टोरी में वो नहीं है, स्टोरी में है, और उसके हाँ, ऊपर किसी ने गौर नहीं किया है हाँ, वो कि बराबर है। कौरव, हाँ, कौरवों का जन्म जो था वो जन्म में बीज में बदलाव हुआ था, हस्तक्षेप हुआ था। प्रकृति हाँ, की हाँ। जो संरचना है, यदि आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो उसका यही हम्म। परिणाम आएगा। मैं आपको इतना सिंपल बता रहा हूँ अच्छा, समझ गए। कि भाई प्रकृति के अंदर जो बीज बने हुए हैं, अगर उस बीज को छेड़ा गया तो उसके यही परिणाम होंगे। हो सकता है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो पॉपुलर नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूं वो आपको कहीं इसके इसके ऊपर व्याख्यान नहीं मिलेंगे ज्यादा, पर स्टोरी का हिस्सा ये है। और आज के जीवन में इसकी क्या व्यापकता है, क्या संदर्भ है, वो भी हम जानेंगे, वो भी आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी आप में से अधिकतर लोग यही मान के चल रहे होंगे कि कौरव के कर्म खराब थे। मैं आपको उनके कर्म को खराब होने का सोर्स बता रहा हूं कि उनके कर्म जो थे वो कैसे बिगड़े। उसके बिगड़ने का जो पूरा फॉर्मूला था वो उनके जन्म से तय था। ये थोड़ा एक्सट्रीमिज्म जैसा लगेगा, पर रियलिटी ये है कि अगर आप बीज में बदलाव करते हैं तो उससे विकृति पैदा होती है। और ये विकृति जब आपको दिखती है तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, पर अगर आप थोड़े सयाने होंगे, अगर आप थोड़ी मेच्योरिटी के साथ चीजों को देखेंगे, तो ये सारी चीजें तय ही थी। स्टोरी में भी ये कहा गया है, और आने वाले समय में मैं भी आपको जो बताऊंगा उससे भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जी, रोनित जी। हाँ, इससे थोड़ा सा मैंने जो रिलेट किया वो इस तरीके से है कि जैसे जो हमारा डीएनए होता है वो सदियों सदियों से बनता आ रहा है और हम आगे उसको लेके भी जा रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे के अंदर वो डीएनए आएगा, तो जी, हमारे डीएनए में पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसका सारा सार है। चीज बढ़िया। कैसे बनती है, क्या है, कैसे बीज डेवलप करे, वो सारा सारा हमारे डीएनए में है। अगर हम नेचुरल प्रोसेस जी, से जी। बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो सारा सार उनके पास भी जाएगा। तो वो कोई भी ऐसा काम बहुत नहीं खूब। करेंगे जिससे पृथ्वी पे नुकसान होगा। अगर हम डीएनए में जैसे ही चेंज करेंगे तो वो जो सार है ना वो कट जाएगा। तो वो जो जी। बच्चे पैदा होंगे वो एग्जैक्टली अधर्मी होंगे, उन्होंने प्रकृति से मतलब ही हाँ। नहीं होगा उनको। वो सारे काम ऐसे करेंगे जो विनाशकारी होंगे। यस। मैं धन्यवाद। यही बात कर रहा हूँ कि भाई जो डीएनए है वो डीएनए आपकी जनरेशन की जनरेशन का पूरा डेटा अपने साथ लेके चल रहा है। और अगर आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे, साइंस के नाम पर करें, अध्यात्म के नाम पर करें, या किसी भी नाम पर करें, तो उसके कारण जो भी बदलाव होगा वो घातक ही होगा। तो धर्म और अधर्म को केवल कर्म के एंगल से मत देखिए, क्योंकि धर्म और अधर्म जो है वो सोर्स के एंगल से देखने की चीजें हैं।
तो आई होप अभी भी कोई साथी है जिनको ये बातें समझने में कुछ अड़चन हो रही है या कुछ ऐड भी करना चाहते हैं। जैसे रोहन जी ने काफी काफी बढ़िया ऐड किया कि भाई डीएनए जो है वो ओरिजिनल है और वो पूरे संसार का इंफॉर्मेशन हमारी जनरेशन टू जनरेशन का पूरा डेटा लेके चल रहा है। और डीएनए आपने और मैंने नहीं बनाया है। डीएनए जो है वो प्राकृतिक है, चाहे वो मेंढक का डीएनए हो, चूहे का डीएनए हो, आपका हो, मेरा हो, ये हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम उसको बना पाए। हाँ, हम उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अब ये छेड़छाड़ करना उसको मैं अधर्म की श्रेणी में रखता हूं और छेड़छाड़ ना करना उसको मैं धर्म की श्रेणी में रखता हूं। तो धर्म का अर्थ हुआ बीज की रक्षा करना और अधर्म का हुआ अर्थ बीज में बदलाव करना। हाँ जी, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहे, कुछ कंफ्यूजन हो और कुछ रेज करना चाहे तो स्वागत। इसमें जो डीएनए वाला है वो क्या होता है कि जो भी हमारे आध्यात्मिक जिज्ञासु रहते हैं, आपकी आवाज गई फिर से। और कोई साथी कुछ पूछना बताना है इस विषय पर? हमने अब तक जो बात की वो धर्म और हेलो हाँ जी रामदास जी। हाँ, ये जो अपना कौरव जो थे ये अधर्मिक जमीन से निकल। आपका शुभ नाम? रामदास जी। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। हेलो हेलो, कितने लोग हैं आप? मैं तो अकेला ही हूँ। आपका नाम बताइए। देवानंद जी, देवानंद। ओके ओके, फोन जरा रामदास जी को दीजिए। वो तो कंप्यूटर पे है, मगर ये जो कौरव थे आप वो सुनिए। ओ बेटा सुन लो, तुम्हारा नाम बताओ। देवानंद जी मेरा नाम, देवानंद। हाँ, ये फोन किसका है? ये तो रामदास जी का है। हाँ, तो अभी आप दफा हो जाइए। आप बताना नहीं चाहते क्या? अरे मेरे भाई, तुमको ये कह रहा हूँ कि ये नौटंकी करने के लिए मत आया करो। आपके पास उसका। हाँ जी जी अंकुश जी। हाँ, ये अधर्म है जो अभी हो रहा था ना। ये अधर्म है, जो छेड़छाड़ वाला मसला है ना, यही है। हाँ, बस इतना ही बात है, इतना ही बात है। और इसको पहचानने में कोई टाइम नहीं लगता अगर आपकी दृष्टि स्पष्ट है तो। बिल्कुल। तो हमारे मूल स्वभाव में जो हमारा स्वधर्म है, जिसको हम कहते हैं, जो हमारा राजा है हम, या जिसको हमने अलग अलग शब्द दिया है, आत्मा दी है, तमाम सारी चीजें दी है, उसकी जो छेड़छाड़ है वो अधर्म है। और उसपे जब छेड़छाड़ होगी तो उसके बाद जो भी कर्म आपके होंगे, जो भी होंगे कर्म, वो कभी भी सही नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रकृतिगत नहीं है, वो अपने मूल धर्म से निकला ही नहीं है, अपने मूलता से हस्तक्षेप हो चुका है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर हस्तक्षेप हो चुका है। हाँ, वो हस्तक्षेप हो चुका है असुरी शक्तियों का, या जो भी आप कह सकते हैं, जिसको आप जैसे शैतान कहते हैं, या जो भी आप असुर कहते हैं, है ना। तो उस तरह से जब उसमें हस्तक्षेप होगा, छेड़छाड़ होगी, तो जो चीज प्रकृतिगत अगर निकलेगी तो स्वभावगत है कि वो कभी भी प्रकृति को, या प्रकृति में रहने वाले जो भी मतलब समाज है, लोग है, जीव जंतु है, या कोई भी आप समस्त सृष्टि की बात करते हैं, तो वो उसके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। वो अपने हिस्से को कैसे वो डिस्ट्रॉय करेगा, एक समझ की बात है। लेकिन जब उसका जन्म ही इस तरह से हो कि वो अप्राकृतिक हो, छेड़छाड़ हुई हो, तो स्वभावगत है कि वो जब जो भी कर्म करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पर समाज के लिए, जगत के लिए, संसार के लिए अनिष्ट ही करेंगे। आप अगर इसको छोटा सा उदाहरण देखिए तो, हालांकि महाभारत को या किसी चीज को मैं कहानी के ही तौर पे ले रहा हूं मैं, एक प्रकार से उसको कोई उस तरह से नहीं, तो आप देखेंगे कि कौरव और पांडव की अगर पूरी की पूरी कहानी को आप देखें तो पांडवों का कभी छीना झपटा वाला मामला है नहीं। अगर उसे देखेंगे तो उसको कोई छीना झपटा या फिर उसके अलावा भी आप कोई अच्छा देखेंगे तो आप नहीं देखेंगे। लेकिन कौरव के साथ में अब शुरुआत ही उसकी देखेंगे तो वो ईर्ष्या से ही उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है? उसका बीज ही गलत हो गया है। जी जी।
आपका बीज मतलब गलत कि हो गया। जो सोर्स है, सोर्स- अगर सोर्स में ही छेड़छाड़ कर दिया जाए तो उस सोर्स का जो भी अभिव्यक्ति होगा आगे हाँ। जाके वो जो भी कुछ करेगा उन सब में उसकी बदबू रहेगी ही। बदबू रहेगी, हाँ। अब उस बदबू को छुपाने के लिए भी तमाम जो प्रशासनिक चीजें उसको सही गलत, अनैतिकता, नैतिकता, ये तमाम सारी आवरण उड़ा सकते हैं, है ना। वो एक अलग विषय है, वो पूरा का पूरा मसला है वो। लेकिन मूलतः तो यही है कि यदि आपके बीच में छेड़छाड़ हुई है, आपके स्वधर्म में, आपकी मूलता में, तो आपका कोई भी जो चीज होगी, है ना। हालांकि सतोशी जी तो इतने अंदर जाते हैं कि उतना अंदर मेरे ख्याल से अभी तक कोई नहीं गया है, डीएनए तक के पहुंच जाते हैं वो तो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। वो आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये तो अद्भुत ही है। तो उसमें तो है ही भाई, जैसे आपने कहा भी था कि मैं उस बच्ची को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो डीएनए से, मतलब जो आईयूएफ वाला जो है ना, जो पैदा हुई बच्ची डीएनए वाला सिस्टम है, उसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी मैंने पूरा नहीं किया है, जब हो जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ जी जी। और इसीलिए मैं एडवांस ही कह रहा हूँ, ये भी अपना अगला टॉपिक ही है। आपने जो आईवीएफ की बात की वो अपना अगला टॉपिक ही है कि हाँ, भाई इसमें मैं भी उसको ज्यादा वो नहीं कर रहा। हाँ, ये मतलब कि कौरव पांडवों की कहानी तक सीमित नहीं है। ये कहानी तो मैंने केवल एक रेफरेंस की तरह यूज किया। अब हम आज की बात करते हैं, धर्म और अधर्म का मैंने जो रेफरेंस दिया कि भाई बीज में बदलाव करना ये अधर्म है और बीज की रक्षा करना ये धर्म है। अब उसकी रक्षा करने के लिए आप कर्म कौन सा कर रहे हैं वो गौण है, और उसमें बदलाव करने के लिए आप कर्म कौन सा कर रहे हैं वो भी गौण है। हो सकता है कि बीज में बदलाव करने वाला कर्म आपको एकदम ब्यूटीफुल लगे, पर वो अधर्म है क्योंकि उसका मोटिव जो है वो बीज में बदलाव करना है। और बीज की रक्षा करने वाला कर्म जो है वो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, पर अगर उसका मोटिव उस बीज की रक्षा करना है, वो जो डीएनए है उसकी छेड़छाड़ को रोकना है, तो चाहे वो आपको समझ में आए या ना आए, पर वो प्रवृत्ति जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति है। अब इसी सिलसिले में अपना अगला पॉइंट है। वैसे इस यहाँ तक हम लोग जो आए हैं उसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना बताना है, कोई भी साथी? आई थिंक संजय जी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है अभी इस चीज को लेके? जी जी संजय जी। हाँ स्वामी जी, कंफ्यूजन है कि जो आपने बताया पांडवों का बीज सही था तो वो लोग धार्मिक कहलाते हैं, बराबर। और कौरवों का बीज गंदा था तो बदला हुआ था। अधार्मिक देखिए ये मैं सही अच्छा गंदा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कौरवों का जो बीज था वो बदला हुआ था, अल्टरेशन बदला हुआ, उसके अंदर बदलाव हुआ था। जी जी। हाँ, तो समझो कि पांडव में जो बड़ा भाई था धर्मराज युधिष्ठिर, बराबर, तो वो भी कितनी भूल करता था। देखिए भूल करने को आप अधर्म के साथ मत जोड़िए। भूल करने में तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि मैं गलती से संजय जी की जगह अंकुश जी बोल सकता हूँ, इतना गलती तो हो सकता है, पर यह अधर्म नहीं है क्योंकि आपके कर्मों का अधर्म के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। गलती होना या गलती ना होना ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। समझ आ रहा है आपको? आप अभी भी शायद ये समझ रहे हैं कि कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति आएगा जो गलती करेगा या गलती नहीं करेगा, पर गलती की भी तो व्याख्या करनी पड़ेगी। आप गलती किसे कहेंगे? अच्छा, जो आपको समझ में नहीं आता उसको गलती कहेंगे, जो किसी ने किया और आपको वो अच्छा नहीं लगा उसको गलती कहेंगे। क्योंकि गलती की व्याख्या करने जाएंगे तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी व्याख्या होगी। बराबर। लेकिन देखने के लिए देखा जाए तो जो बड़ा भाई युधिष्ठिर था वो जुआ खेलता था, जुआ में उसको बड़ा बराबर कहलाता था धार्मिक। नहीं, वो देखिए वो धार्मिक कहलाता था, उसके पीछे आप उसको जुए तो मत लीजिए, क्योंकि धर्म का रिश्ता जो है वो आपके कर्मों से नहीं है। आपके कर्म जो है वो धर्म के पहले नहीं बने थे, पहले आपका धर्म तय होता है, कर्म तो बहुत बाद में आते हैं। कर्म जो है वो आपका बेस नहीं है, कर्म आपकी अभिव्यक्ति है। आपका बेस तो आपका धर्म है, और वो धर्म जो है वो आपके डीएनए से, आपके जीन से तय होता है। अगर उस जीन्स के अंदर छेड़छाड़ है, जैसे आने वाले टॉपिक में अभी हो सकता है कि कौरव पांडवों की इस पौराणिक स्टोरी में हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर जो अगला मुद्दा है वो तो आपके सामने हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है। वो समझ में बाद में आ जाएगा। हाँ, फिर भी ना आए तो हम बात करेंगे, पर अभी अगले मुद्दे पर जाते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो बात करेंगे, कोई बात नहीं। ओके।
चला मग भक्ती हाँ, भावाने तो एकादशी अब साजरी ये करूया. धर्म और अधर्म के बाबत जो पौराणिक कथाओं से हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाए, तो अब मैं उसका एक आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि भाई आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप प्राणियों की, वनस्पति की, आप जो भी पेड़ पौधे उगाते हैं उसकी बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके बीज, उदाहरण के लिए पहले वनस्पति से शुरू करते हैं, कि आप जो गेहूं या मक्का या बाजरा या ज्वार या जो भी कुछ खाना खा रहे हैं, आपके डाइनिंग टेबल पर, आपकी प्लेट पर जो भी खाना आपको मिलता है, क्या उसके बीज जो है वो ओरिजिनल है या बदले हुए हैं? ये सवाल मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ। संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या उसके बीज बदले हुए हैं या ओरिजिनल है? वैसे तो सब मैंने सुना है, इसके लिए बता रहा हूँ। लोग वैसे मेरे को पता नहीं है कि बदला हुआ बीज है, ऐसा मेरे को लगता है। ओके ओके, तो मतलब कि वो बीज जो है उसके अंदर अल्टरेशन है, उसके अंदर बदलाव किया गया है। ओके, तो अब ये बदले हुए बीज जो है उसका परिणाम आएगा या नहीं आएगा? आएगा आएगा। आपके जो भी पिछली जनरेशन थी, वो पिछली जनरेशन ज्यादा हेल्दी थी या आपके आने वाली जो जनरेशन है या जो नई जनरेशन है वो ज्यादा हेल्दी है? अब हेल्थ के मामले में आप किसको ज्यादा नंबर देंगे? अपने बाप दादाओं को, खुद को, या अपने बच्चों को? कौन ज्यादा हेल्दी है जनरल बाप जनरल दा, सेंस में? बाप दादा है। ये आपके आपके सामने सीधा सीधा उदाहरण है कि भाई जी। पुराने लोगों ने जो खाना खाया, जो घी दूध जो भी कुछ खाया है, उसका बीज जो था उसमें बदलाव, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं थे, कम थे। और आज की तारीख में आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, बहुत मुश्किल है आपको ओरिजिनल बीज पा रहा है। आप जो टमाटर खा रहे हैं, आप जो मक्का खा रहे हैं, आप जो गेहूं खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, क्या आपको पता है ये सारे के सारे बीज बदले हुए हैं? जी जी, बदले हुए हैं। तो अब ये अधर्म आपके सामने हो रहा है, पर आपको शायद पता ही नहीं है, क्योंकि आपने अब तक धर्म अधर्म को कर्मों के साथ जोड़ा हुआ था। इसमें तो आपको कर्म दिखेगी भी नहीं। हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म और अधर्म जो है वो कर्मों का रिफ्लेक्शन नहीं है, कर्म जो है वो इसका रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपको इसका रिफ्लेक्शन देखना है, तो आप हेल्थ वाइज देखिए, आप स्वभाव वाइज देखिए, तो आपको उसकी इफेक्ट नजर आएगी। कोई भी वनस्पति आज की तारीख में हम लोग जो खा रहे हैं, उसमें से बहुत कम चांसेस है, बहुत ही कम ऐसी पौधे होंगे जिसका बीज ओरिजिनल है। व्यापक रूप से लगभग सभी के सभी बीज बदले हुए हैं। पशुओं में क्या है, आपको क्या लगता है कि पशुओं के बीज ओरिजिनल है, बदले हुए हैं? आप जो गाय भैंस बकरी जो पालतू पशु अपने आसपास देख रहे हैं, क्या उनके बीज बदले हुए हैं, ओरिजिनल है? वो भी बदले ही हुए हैं सर। ओके, तो अब ये बीज में बदलाव मतलब कि अधर्म जो है वो पीक पर है। अब बात करते हैं मनुष्यों की। आपको क्या लगता है, मनुष्य का बीज बदला हुआ है, ओरिजिनल है? वो तो ओरिजिनल ही लगता है मेरे को। ओके ओके, ठीक। अब बीज को बदलने का प्रोसेस समझ रहे हैं? जैसे प्राणियों के बीज बदलने का प्रोसेस ये है कि मनुष्य में जैसे संभोग से बच्चे पैदा होते हैं, क्या आपके पालतू जानवर, अगर कोई खेत से है, अगर कोई थोड़ा इस चीजों को समझता है, तो वो मुझे बताए कि क्या अगर आपके घर में कोई गाय है, तो गाय और बैल के बीच में संभोग से आगे चीजें बढ़ती है या अब तो उसके इंजेक्शन है? इंजेक्शन से। तो ये क्या है, धर्म है अधर्म है? अधर्म है। अब आपको बातें समझ में आई कि मैं क्या बात कर रहा हूं? जी जी। भाई ओरिजिनलिटी का मतलब ये होता है कि नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस में सेक्स का अपना एक रोल है। पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ है उसमें सेक्स जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत नया जीव जन्म लेता है। और ये प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस में मेल और फीमेल का जो बॉडी है उसको खुद भी नहीं पता है कि क्या प्रोसेस हो रही है। पर अगर इसी प्रोसेस को अगर आप लैब में आर्टिफिशियल तरीके से प्रोसेस करने जाएंगे, तो वही काम हो रहा है जो कौरवों के साथ हुआ, पर आपको नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है? जी जी। अब कोई सवाल है तो पूछिए। भाई बीज में बदलाव का मतलब आप ये मत समझिए कि ये केवल कौरवों के साथ हुआ था। आपके खाने के साथ हो रहा है, आपके बछड़े पशुओं के साथ हो रहा है, और आपके साथ होने की शुरुआत हो चुकी है। जी रोनित जी।
हाँ जी, ये तो इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँगा, क्योंकि जी, जी। जो मेरा बैकग्राउंड है वो एनिमल हस्बेंड्री का है और मेरा हाँ, हाँ। जो मूल काम है ना, जहाँ मैं ऑफ़िस में जाता हूँ, वो अधर्म का ही है। मतलब बेसिकली हुँ, मैं हुँ। अधर्म ही कर रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी है एक तरीके से, लेकिन मुझे पता है बैक इन द माइंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, जी, होता जी। क्या है देखिए कि पहले नेचुरल इंसेमिनेशन होता था, यानी कि भैंस और जो झोटा होता है, बेसिकली हमारे हुँ, हरियाणा में झोटा बोला जाता है, उसको नेचुरल हाँ, तरीके से क्रॉस करवाते थे। उसमें एक प्रोसेस होती है पूरा। जब वो संभोग कर रहे होते हैं तो उसको एक अलग जो आनंद मिलता है उससे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो जो हुँ, नेक्स्ट टाइम जब बच्चा पैदा करना होता है तो जो साइकिल होती है उसकी, पीरियड्स आने की और हार्मोन रिलीज़ होने की, एग रिलीज़ होने की, वो नेचुरल तरीके से होती है। लेकिन जैसे ही हमने टीके लगाने शुरू कर दिए बच्चे के लिए, तो जो बीच की जो प्रोसेस थी ना वो सारी खत्म हो चुकी है। यानी कि अब ना तो कोई हार्मोन रिलीज़ होगा, ना उसको हुँ, संभोग मिलेगा अच्छे तरीके से। तो हो सकता है एक बार तो वो मान जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, लेकिन अगली बार वो ना तो मतलब अच्छे से हार्मोन रिलीज़ होंगे, ना एग रिलीज़ होगा। यानी कि आगे चल के उसको प्रेग्नेंट होने में 100% दिक्कत आनी ही आनी है। और जो कि हम आजकल देख भी रहे हैं, ज़्यादातर हाँ, केस में ये हो रहा है कि जो गाय-भैंस है ना, वो आजकल प्रेग्नेंट हो ही नहीं रही। उनको पहले तो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं हॉर्मोन्स की, तब जाके उनके हॉर्मोन रिलीज़ होते हैं। फिर उनके हम इंसेमिनेट करते हैं, तब वो बच्चा पैदा होता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जैसे हम उनको हार्मोन देते हैं, तो वो दूध में भी सीक्रेट होता है। अब जब दूध में वो हार्मोन आ गया, तो उनको हम पिएँगे, तो वो हार्मोन हम पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो वो हमारी हेल्थ भी खराब करता है एक तरीके से। तो ये पूरा हुँ, मायाजाल बनाया गया है इनके द्वारा आपको खराब करने का। जी। मतलब कि मूल रूप से बीज को यदि बदल दिया जाए, तो वो अपना इफ़ेक्ट लाएगा ही और अगर मूल रूप से बीज को सुरक्षित रखा जाए, तो वो भी अपना इफ़ेक्ट लाएगा। तो आपके कर्म जो है वो मेरे लिए बहुत गौण है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा-सीधा संबंध आपके बीज से है। अगर आप अपने आस-पास देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति गाँव में रहता है, जैसे मैं हूँ, अभी फिलहाल मैं गाँव में हूँ, मैं बहुत साल गाँव में रहा भी हूँ और हम जब बच्चे थे, तो हमने ये देखा हुआ है, जैसे भाई साहब बात कर रहे हैं कि भई भैंस है और झोटा है, उनको संभोग के ज़रिए उनका बछड़ा किया जाता है और आगे का प्रोसेस होता है, जो कि आजकल लगभग बंद है। लगभग बंद है, हो सकता है कुछ इलाकों में चालू हो, पर लगभग प्रोडक्शन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने के लिए लोगों ने ये अपने दिमाग से निकाल दिया है और धीरे-धीरे ये चीज़ इंसानों में भी आ रही है। अगर शहरों में आप देखे जाएँ, तो शहरों में व्यक्तियों के बच्चा होने के प्रॉब्लम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और ये नेचुरली नहीं बढ़े हैं। ये धीरे-धीरे आपके खान-पान को बदला गया, आपके रहन-सहन को बदला गया, आपकी लाइफ़स्टाइल को बदला गया, क्योंकि असली टारगेट यही है। जैसे प्राणियों में और वनस्पति में आर्टिफिशियल ब्रीड आ गई, वैसे मनुष्य में भी लाने की तैयारी है और मनुष्य में आर्टिफिशियल ब्रीड लाने की जो तैयारी है, उसका नाम आईवीएफ है। जैसे प्राणियों में कृत्रिम इंसेमिनेशन होता है, उसी हिसाब से आईवीएफ का मतलब ही ये है कि भाई आर्टिफिशियली बच्चे क्रिएट करना और आर्टिफिशियली बच्चे क्रिएट करने के परिणाम क्या आते हैं, इसके लिए महाभारत रामायण का ग्रंथ तो है ही, पर उसके साथ-साथ आप अपना थोड़ा हिस्ट्री को देखिए, अपने बाप-दादाओं को देखिए, अपने आप को देखिए और आने वाली जनरेशन को देखिए, तो आपको इसका सीधा-सीधा इंडिकेशन मिलेगा। अब ये क्यों हो रहा है, इसका भी उत्तर मिलेगा, पर ये आने वाले चरणों में मिलेगा। फिलहाल हमने जो बात की, वो ये बात की कि भाई धर्म और अधर्म जो है, वो एकदम क्लियर साइन है। आप उसके जो इफेक्ट देख रहे हैं, वो इफेक्ट तो बहुत बाद में आते हैं, पर अगर आपकी दृष्टि शॉर्ट है, अगर आपकी सोच इतनी गहरी नहीं है, तो आप केवल उसकी इफेक्ट को देख के तू मैं करते रह जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई बीज को बदलने का एक पूरा वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है और ये वैश्विक षड्यंत्र जो है उसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब ये है कि भाई अधर्म बढ़ेगा, धर्म घटेगा, ओरिजिनलिटी जो है वो सिकुड़ के रह जाएगी और जो आर्टिफिशियल चीजें हैं वो एकदम व्यापक रूप से आएगी। जी। तो कुल मिलाकर हमने जो बात की उसको उसके रिलेटेड कोई सवाल बनता है, कोई ऐसा सवाल है जो आपको अभी भी दिमाग के अंदर स्क्रॉल कर रहा है? आशा जी आप बताइए, कोई विशेष टिप्पणी, कुछ डाउट है, कुछ पूछना बताना है? विश्वजीत आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम तो समझ रहे हैं। हम्म। संजय जी अब आपके कोई डाउट क्लियर हुए या अभी भी आपको लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत हवा में है? नहीं नहीं, वैसे तो स्वामी जी आपकी बात बराबर ही है।
लेकिन अभी हाल में मेरा जो जीवन है उसमें मैं खुश कैसे रह सकूं, आनंद में मेरा जीवन कैसे व्यतीत हो, बराबर। तो इसी इसके लिए तो मेरे को धर्म की बात सुनने की है, भगवान की बात सुनने की है, वगैरह की बात सुनने की है, बराबर। तो धर्म की तो इतनी ही बात है जो आपने सुन ली। धर्म का मतलब है बीज की रक्षा और अधर्म का मतलब है बीज में बदलाव। इसके अलावा आप जो कुछ भी सुन रहे हो वो एंटरटेनमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आप इसको धर्म मैं एक बार मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक प्रश्न किया है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब यही है कि आप अधर्म मत करो। आप जब धर्म करने लग जाओगे ना, जैसे जीएमओ चल रहा है, हाइब्रिड जो हम खा रहे हैं अनाज, आप उनको जितना जितना कम करोगे ना चीजों को, उतना ही आप धर्म की तरफ बढ़ते चले जाओगे। अगर आप हाइब्रिड खा रहे हो, जीएमओ फूड खा रहे हो ना, तो धीरे धीरे आप अधर्म की तरफ बढ़ रहे हो और आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। आप जैसे उन चीजों को कम कर दोगे ना, नेचुरल प्रोसेस में सारी चीजें करने लग जाओगे, तो आप धीरे धीरे खुशी की तरफ अपने आप पहुंच जाओगे। देखिए, फिर से मैं ये कहूंगा कि जैसे भाई साहब ने बताया वो ठीक है, पर क्योंकि हम लोग अभी वॉट पर है, इसलिए बाकी जब तीसरे चरण में आएंगे तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। पर मुझे ये पता है कि वो जब मैं बताऊंगा तब भी आपका दिमाग कुछ और ही खुलेगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि भाई अभी हम पहले चीजों को समझ रहे हैं कि जैसे धर्म और अधर्म की मैं जो व्याख्या बता रहा हूं, उस व्याख्या को लेके यदि आपके दिमाग में कोई नए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप धर्म और अधर्म के बारे में कोई व्याख्यान सुनना चाहते हैं तो वो सब एंटरटेनमेंट है, उसको एंटरटेनमेंट की तरह सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप धर्म और अधर्म को, किसको क्या करना और किसको क्या नहीं करना, उसके बाबत सुन रहे हैं, उसके बाबत समझ रहे हैं, तो इसमें एक लाइन का उत्तर है कि अगर बीज बदला हुआ है तो वो बदला हुआ बीज आपकी हेल्थ को, आपके संबंधों को, आपकी पूरे के पूरे जीवन को नुकसान के अलावा तो देगा ही नहीं। हो सकता है कि वो नुकसान इतने स्लो हो कि आपको पता भी ना चले, पर वो होगा। और उसी हिसाब से अगर आपका बीज बदला हुआ नहीं है, चाहे वो आपके टेबल के ऊपर हो, चाहे वो आपके आसपास हो, चाहे आपके अंदर हो, तो जितना आप नेचुरल चीजों के आसपास रहेंगे उतना आप, अगर खुशी की ही बात कर रहे हैं तो खुशी का मतलब ही ये है कि भाई ये सारी चीजें आपके डीएनए के साथ जुड़ी हुई है। आपका खुशी का हार्मोन जो है वो हार्मोन भी नेचर ने ही फिट किया है और नेचर ही उसको क्रिएट कर रहा है। पर अगर उसको नेचुरल क्रिएशन की जगह अगर आप आर्टिफिशियल क्रिएशन पर जाएंगे तो आर्टिफिशियल क्रिएशन हमेशा ऐसा होता है कि वो आपको एक क्षणिक सुख देता है, वो आपको एक बहुत ही टेम्पररी मजेदार लगता है, पर उसके जो इफेक्ट है वो इफेक्ट अल्टीमेटली आपको बर्बाद करने के ही होते हैं। हाँ जी। अब मुझे पता चला कि मैं इतना ज्यादा कैसे खराब हो गया। अब मुझे पता चलता है कि मैं ज्यादा ही मतलब कि आजकल मॉडर्न में ज्यादा घुस गया हूँ, इसलिए मेरा पूरा तंत्र खराब हो गया और सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मुझे पता चला कि ये जो बदलाव वाला है ना सिस्टम, इसमें मैं ज्यादा डीप चला गया। और आपको शायद सुन के थोड़ा ताज्जुब भी होगा कि ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, और अगर ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो क्या ये बाय चांस हो रहा है या एक सोची समझी साजिश है? अगर मान लीजिए कि दुनिया के हर एक कोने में ये हो रहा है, हर एक कोने में बीजों को बदला जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुछ लोगों का या मतलब कि अचानक से गलती से हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। सिस्टमैटिकली दुनिया भर के बीजों को बदलने का एक बहुत ही व्यापक रूप से प्रयास हो रहा है, जिसके बारे में हम आने वाले चरणों में जानेंगे भी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि भाई बीज जो है वो आपने और मैंने नहीं बनाया है, हम उस बीज से बने हैं, हम उस बीज की अभिव्यक्ति है। तो अगर हम अभिव्यक्ति को ही केवल देखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि अभिव्यक्ति क्या है। हमको थोड़ा मूल तक जाना पड़ेगा, और मूल तक जाने में समस्या कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है कि आपने अब तक जो भी अपनी धारणाओं को पकड़ के रखा है वो सारी की सारी धारणाएं टूटेगी। जैसे धर्म और अधर्म के बाबत हो सकता है अभी भी आपके मन में बहुत सारी धारणाएं हो कि भाई धर्म मतलब कृष्ण ने क्या कहा था, धर्म मतलब राम ने क्या कहा था, या धर्म मतलब किसी धर्म गुरु ने क्या कहा था। हकीकत इतनी ही है कि भाई धर्म का मतलब होता है बीज की रक्षा। अब ये बीज की रक्षा के ऊपर आप पूरा व्याख्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर आप पूरा एक स्टम्प बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
पर अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई व्यापक रूप से आपके आसपास क्या हो रहा है, बीज में बदलाव हो रहा है या बीज की रक्षा हो रही है। आपको पता चलेगा कि व्यापक रूप से बदलाव ही हो रहा है। जी, कोई इसको एक्सटेंड करना चाहे तो स्वागत है। आर के जी आप, अंकुश जी आप भी कर सकते हैं, आशा जी आप कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है। लेकिन जो इस सिस्टम में सर, भारत जब ये रक्षा बदलाव हो रहा है और ऐसा सिस्टम बना दिया है, तो ये सिस्टम में तो बच्चा भी पैदा होगा तो ये सिस्टम के जैसा ही बिहेव करेगा, तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसको कोई बताने वाला ही नहीं मिला कि अपन यहाँ किसी गलती नहीं निकाल रहे हैं। देखिए अभी हम लोग जो 8-10 लोग जुड़े हुए हैं, तो कम से कम ये 8-10 लोगों को समझ में आ जाए और यही समझ वो और लोगों को बता पाए। देखिए आप जब बताने जाएंगे तो आप पागल ही करार किए जाएंगे। ये सारी बातें जो है, क्योंकि इसका कोई व्यापक फैन फॉलोइंग नहीं है। ये चीजें आपको जब तक गहराई से आप समझेंगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगी। जैसे अभी भी हम लोग जितने भी लोग बात कर रहे हैं, उनमें अधिकतर लोगों को या बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि इस बात का कोई रिलेवेंस है या नहीं है। भाई जब सारे बीज बदले हुए तो हम क्या करें, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा ही। तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, जो तीसरा चरण है उसमें मैं उसी की बात करूंगा कि इन सब से कैसे बचा जाए। पर उन सब से बचने के लिए भी आपको कुछ करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपके सोचने से सब कुछ हो जाएगा, सोचने से नहीं होगा, पर कम से कम आपकी जो पाथ है, आपका जो सोच है वो जिससे क्लियर हो जाए, तो उस क्लियरिटी के साथ फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। जी विष्णु जी। जी समझ गया। हाँ जी आर के जी बताइए ना। जी अभी तक भारत में 10 करोड़ बच्चे आईवीएफ से पैदा हो चुके हैं। जी जी जी, देखिए आईवीएफ जो है वो आजकल का मामला नहीं है। भारत में इंदिरा नाम की एक संस्था है जिसके लाखों बच्चे हैं। पूरे विश्व में लगभग ऐसा मान के चलिए कि 15 से 20 करोड़ बच्चे आईवीएफ के हैं। आप जो कह रहे हैं कि इंडिया में 10 करोड़ है, थोड़ा मुझे ज्यादा फिगर लग रहा है, पर हो सकता है, इसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि आईवीएफ जो है वो हमने नहीं चुना है, हम पर थोपा गया है, मतलब कि इंसानियत पर थोपा गया है। अब ये इंसानियत पर कैसे थोपा गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी तो हम केवल ये समझ रहे हैं कि भाई बीज को बदलना ये एक साजिश है, और ये साजिश इतने बड़े लेवल पर है जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। आईवीएफ जो है वो आईवीएफ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपके डीएनए में बदलाव की एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्यों है ये जानेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि भाई आईवीएफ के जरिए इंसानों के बीज में बदलाव करने का एक व्यापक प्रोग्राम रेडी है। लगभग आपके आसपास जितने भी पालतू पशु हैं उनके बीज बदल चुके हैं। आप जो भी खाना खा रहे हैं, आपके डाइनिंग टेबल पर या आपके थाली में जो कुछ भी आ रहा है वो सारा का सारा बीज बदला हुआ है। अब आप बचे हैं, अगला टारगेट आप है, मतलब कि इंसान है। तो इंसान को इस बीज के बदलाव से सुरक्षित रखना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो धर्म है, वो जो भी करेंगे वो धर्म है। जी आर के जी। हाँ जी संजय जी। स्वामी जी आपने जो बताया वो बराबर ही होगा, लेकिन मेरी समझ से मैं कह रहा हूँ कि तो हो गई है। आपकी आवाज तो देसी हेलो आ रही है? जी जी अब आई। हाँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जनसंख्या ही इतनी बढ़ गई है। जब हमारे बाप दादा की बात करें तो उस समय में जनसंख्या बहुत कम थी। तो देसी बीजों से चल सकता था। अभी समझो, हाँ, तो अभी समझो कि ये जो हाइब्रिड नो बनाए, ऐसा कुछ बीज वैज्ञानिक संशोधन न करे, बराबर, तो ये जनसंख्या भूखे मर जाएगी, ऐसा भी मैंने सुना है। इसके लिए विज्ञान अब मैं आपको इसके लिए एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आपके हिसाब से जनसंख्या जो है वो समस्या है, राइट? जी। ओके, अगर जनसंख्या समस्या है तो आईवीएफ की कोई जरूरत है? अगर मान लीजिए किसी कपल को बच्चा हो ही नहीं रहा है और जनसंख्या समस्या भी है, तो आईवीएफ की कोई जरूरत है? तो वो माँ बाप को तो ऐसा लगेगा ना कि मेरे को स्त्री और पुरुष जो पति पत्नी है
उसको तो ऐसा फीलिंग होगा ही ना कि मेरे को तो बच्चा चाहिए ही चाहिए, समस्या अभी क्या है? ऐसे नहीं हो रहा है तो उनकी समस्या क्या है? उनकी फीलिंग समस्या है, जनसंख्या समस्या है, या आईवीएफ समस्या है? समस्या क्या है? उनकी तो कहाँ बात हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब, आप जो बता रहे हैं उसमें आप जनसंख्या को एज ए विलन पेश कर रहे हैं। ठीक है भाई, जनसंख्या जो है उसके कारण ये दिक्कत हो रही है, ऐसा आपका मानना है, ठीक है। तो अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये तो फायदे वाली बात हुई ना। अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है और व्यापक रूप से बहुत सारे कपल का बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन हो गया फिर। तो फिर वो सॉल्यूशन से हटकर आप उस कपल को बच्चा क्यों दे रहे हैं जिसका नहीं हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं तो केवल आपके मुद्दे के ऊपर आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा है और साथ में आपका ये भी मानना है कि भाई जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, तो मतलब कि आप एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी करें समस्या तो रहेगी ही। क्या इस तरह से जीना चाहते हैं? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, खाली मैं तो समझने के लिए आपसे बात किया है। हाँ, इसीलिए मैं भी आपको देखिए समझने के लिए ही मैं सवाल कर रहा हूं कि भाई आपकी समझ को थोड़ी देर के लिए मान ही लिया जाए कि भैया जनसंख्या समस्या है। मैं नहीं मानता कि जनसंख्या समस्या है, और आपके लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई जनसंख्या ही समस्या है। तो अगर जनसंख्या समस्या है और शहरों में काफी कपल के और आजकल तो गांव में भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं और जनसंख्या समस्या है, तो ये तो सॉल्यूशन हो गया ना आपस में ही। तो अगर वो सॉल्यूशन हो गया है, उसको बिगाड़ने की क्या जरूरत है? मतलब आईवीएफ लाने की क्या जरूरत है? वो तो उन लोगों को पैसा कमाना है, इसके लिए ऐसा संशोधन करते हैं वैज्ञानिक लोग। ओके, सुनिए, अब आप पैसों की बात कर रहे हैं, तो पैसे के बारे में भी आप फिलहाल कुछ नहीं जानते हैं, तो नेक्स्ट राउंड वेट करिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये पैसों की बात ही नहीं है। और मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों में आईवीएफ के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। आपको लोन तो मिलना शुरू हो ही चुका है। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो खाली तो कहने का मतलब ये है कि आप सबके अभी जो विचार है वो बहुत ही प्राथमिक है और बहुत ही टूटे हुए हैं। उन चीजों को जब जोड़ के देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे बीज में बदलाव से क्या होता है, आपको लगेगा क्या हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो जाएगा। और बहुत कुछ हो भी रहा है। वो तो है ही, आपकी बात सही है, वो उसमें मेरा वो कोई विरोध नहीं है। ना, ठीक है। देखिए, बात करने से मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, मेरा केवल आपको कहना यह है कि जब तक आप चीजों को व्यापक रूप से देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये पूरा षड्यंत्र नहीं समझ में आएगा। अभी तो आपको केवल यही समझ में आ रहा है क्योंकि, और ये भी आपको समझाया गया है, ये भी आपको किसी ने बताया है कि भाई जनसंख्या समस्या है। जो भी व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि जनसंख्या समस्या है, उनको पलट के पूछिए कि यदि जनसंख्या समस्या है तो फिर तो आईवीएफ का विरोध होना चाहिए ना, कि भाई आईवीएफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जनसंख्या समस्या है और ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन है ही कि भाई कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। अगर जनसंख्या समस्या है तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी भी शायद ये लग रहा है कि जिनका बच्चा नहीं हो रहा है वो आईवीएफ की मांग कर रहे हैं। मैं आपको इससे उल्टा बता रहा हूं कि आईवीएफ की मांग तुम करो, इसके लिए तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है। आने वाले समय में ये भी समझ में आएगा, ये भी इसी ट्रेनिंग का हिस्सा ही है कि भाई आईवीएफ जो है वो आप नहीं मांग रहे हैं, आपको दिया जा रहा है। क्या बात है। ठीक वैसे ही ये जो हाइब्रिड बीज है वो आपने कभी मांगे थे? आप अपने पुरखों को पूछिए, किसी ने मांगा था? नहीं मांगा होगा। हाँ, तो जब आपने मांगा नहीं है और आपको दिया गया, तो उसमें कोई साजिश की बू तो आएगी ना, थोड़ा तो आपको पता चलेगा कि कुछ साजिश है। ये साजिश क्यों है, ये हम दूसरे हफ्ते में समझेंगे कि ये साजिश क्यों है, क्योंकि वो साजिश के पीछे भी कारण है। बराबर है सर। हाँ जी, रोनित जी शायद आपने हाथ उठाया। हाँ जी, तो हाँ जी, देखो वैसे तो ना हम चीजों को समझ रहे हैं, आप जिस लेवल पे समझा रहे हो हमें, लेकिन हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है जैसे आप जवाब दे रहे हो ना, हम कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। अब जैसे हमने चीजों को समझा ना, तो अब हम चुप तो बैठ नहीं सकते, हमारे सामने कोई अधर्म हो रहा है तो हम उस पर बोलेंगे और हमारा हक भी बनता है बोलना।
अगर कहीं चर्चा हो रही है तो वहां हम बताएंगे भी इस तरीके से अधर्म हो रहा है। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान ली मेरे दिमाग में है कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो किस तरीके से मेरे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो मैं एज ए थर्ड पर्सन आपसे बात करना चाह रहा हूँ फिलहाल, कि जैसे मान लो आप लोग बता रहे हो अभी कि भाई हम बीज में बदलाव करते हैं तो वो अधर्म है। अब एक तरीके से देखा जाए तो फायदा भी है, जैसे भाई साहब ने बताया कि भाई अनाज ज्यादा पैदा होगा। उसी तरीके से जैसे हमारी फील्ड में है कि जब हम बीज में बदलाव करते हैं तो एक कोई भैंस है, उसकी जब दूसरी ब्रीड बनाते हैं तो वो ज्यादा दूध देगी एक तरीके से, और ज्यादा बच्चों को दूध मिलेगा, ज्यादा जनसंख्या को दूध मिलेगा। तो एक तरीके से जो भैंस को पाल रहा है उसका भी फायदा है और दूध भी ज्यादा मिल रहा है मार्केट में, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ओके ओके, जब आप ये कह रहे हैं कि दूध ज्यादा मिल रहा है तो आप दूध की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या क्वालिटी की बात कर रहे हैं? यहाँ क्वांटिटी की भी हो रही है, क्योंकि कई ब्रीड ऐसी बनाई गई है जहां उसकी क्वालिटी भी बढ़ाई गई है। ओके, क्वालिटी बढ़ाना क्या साइंस के हाथ में है? क्वालिटी मतलब हम पोषण की बात कर रहे हैं कि भाई दूध के अंदर जो पोषक तत्व है क्या वो इंसान बढ़ा सकता है? नहीं, वो नहीं बढ़ा सकते। तो बात खत्म हो जाती है यहीं पर कि भाई ये भी नैरेटिव है, ये भी आपके दिमाग के साथ एक खेल है कि भाई वैक्सीन लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है या पोषक तत्व डाल देने से आपका पोषण बढ़ सकता है। ये सरासर नॉनसेंस है, ऐसा होता नहीं है। पर क्योंकि दिमाग को ये सालों से समझाया गया है तो दिमाग ने मान लिया है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के ऊपर भी हम दूसरे क्षण में बात करेंगे कि भाई आपके दिमाग में अभी जो भी आइडिया है वो सारे के सारे आइडिया जो है वो आपको दिए गए हैं, आपका एक भी आइडिया नहीं है। नहीं, ये वाली बात मेरे को अभी बिल्कुल करेक्ट अच्छे से समझ में आई कि क्वालिटी बढ़ा रहे हैं या क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट है। क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में 2 लीटर दूध आ रहा था और अब 2 की जगह 20 आ रहा है तो आपको अच्छा ही लगेगा। पर आपको पता ही नहीं है कि भाई 2 लीटर दूध से 50 लीटर दूध जैसी चीज बनाई जा सकती है, जो दूध नहीं होगा, दूध जैसा कुछ होगा। इवन आप अभी जिसको गाय कह रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से गाय है ही नहीं। अभी आप जिसको अनाज कह रहे हैं या जिसको गेहूं कह रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से गेहूं है ही नहीं। उसका बीज जो है वो अल्टर्ड है, बदला हुआ है। और बीज को बदलने का मतलब ये हुआ कि वो एक साजिश का हिस्सा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा गुब्बारा छोड़ दिया जाए जिसमें धीरे धीरे दुर्गंध आएगी तो शुरू शुरू में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पर एक समय तो आएगा ना जब आपका पूरा घर जो है वो दुर्गंध से भर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिलाकर कहना, मेरा जो कहना है वो ये है कि यदि कोई तीसरा व्यक्ति जिसको ये बात आप समझा नहीं पा रहे हैं या उसको समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि उसको ये कहिए कि 21 दिन यहाँ आ जाए ऑनलाइन। ये सिंपल सॉल्यूशन है। समझ गए। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए, आप लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एकदम एकदम खुले सांड की तरह समझा रहा हूँ कि भैया चीजें ऐसी है। आप आज मानेंगे तो ठीक है, कल मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर चीजें ऐसी है। नहीं, फिर ये सेम बात तो जैसे भाई साहब ने बताया वहां भी तो लागू हो रही है। जैसे हम गेहूं, हमने अनाज ज्यादा तो उगा लिया लेकिन वो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी है, क्वालिटी हमने बिल्कुल डिक्रीज कर दी। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच का फर्क जानेंगे तो व्यक्ति जो खाना खाता है वो पोषण के लिए खाता है, वो क्वांटिटी के लिए नहीं खाता है। छोटा बच्चा जो है वो छोटे बच्चे को आप जब खाना खिलाते हैं तो पोषण के लिए खिलाते हैं। कभी भी ये जो अभी जो दिमाग में भरा गया है कि भाई आपको इतना खाना है या इतनी रोटी खानी है, इतनी नहीं खानी है, ये सारा बकवास है। ये सारी चीजें फालतू है। क्योंकि आपका डीएनए यदि ओरिजिनल है तो उसको पता ही है। जब बंदर को पता है, गधे को पता है, कुत्ते को पता है, तो क्या इंसान को नहीं पता है कि उसको क्या खाना है, नहीं खाना है, पता ही है उसको। पर जब उसको पता ही है, सतोषी जी इसमें एक चीज है कि जैसे गेहूं की क्वांटिटी बढ़ी लेकिन पोषण की क्वांटिटी नहीं बढ़ी। जब पोषण की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, पोषण की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी तो उसका सीधा सीधा असर आपके हार्मोन्स पे पड़ेगा, सीधा सीधा असर आपके जो मूल स्वरूप है प्रकृति का, तो उस पर पड़ेगा। और उसका नतीजा ये होगा कि आप बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाएंगे। इतना ही बात मैं समझा रहा हूँ
कि बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है वो आपने पैदा नहीं की है, आप उसके साथ पैदा हुए हैं, वो आपने डेवलप नहीं की है। हाँ। तो जो चीज आपने डेवलप नहीं की है उसको आपकी मेमोरी से मिटाया जा रहा है। रियल में तो वो मिट नहीं सकता, पर आपको साइकोलॉजिकली वीकनेस दी जा सकती है। भाई अभी भी व्यक्ति को ये लग रहा है कि शारीरिक रूप से ही सब कुछ है, नहीं, साइकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो आपके शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया ही जा रहा है। आने वाले चरणों में हम उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि भाई कुदरती बीज और अप्राकृतिक बीज के बीच में अंतर यही है कि कुदरत के सिस्टम को आप जरा सा भी तोड़ेंगे तो उसके परिणाम जो है वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके परिणाम व्यापक होंगे। शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगा। जैसे आज भी अगर मैं क्या आप किसी को भी पूछ लीजिए कि आपके बाजू में जो गाय है या जो भी वनस्पति है या कोई नॉन वेजिटेरियन खा रहा है तो उसको पूछिए कि तुम जो खा रहे हो वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, मतलब कि उसका बीज जो है वो ओरिजिनल है या अल्ट्रेशन है। और ओरिजिनल और अल्ट्रेशन का बात समझने के लिए आप केवल इतना सवाल पूछिए कि क्या वो संभोग से पैदा हुआ है या इंजेक्शन से पैदा हुआ है। आपको पता चलेगा कि लगभग सारी की सारी चीजें जो है वो इंजेक्शन से पैदा हुई। अगर इंजेक्शन से पैदा हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं ताकि आपकी क्षमता कम हो, या कम से कम आपके दिमाग के ऊपर वो ऐसा लोड बनाना चाहते हैं ताकि आप भी मान लें कि हाँ भाई क्षमता तो कम हो रही है। तो ये मान्यता का खेल है। आपको मान्यता ऐसा लगता है कि मान्यता केवल पढ़ने सुनने से बनती है, नहीं, मान्यता इंजेक्शन से भी ला सकते हैं, तो इंजेक्शन से तो बड़े व्यापक रूप से मान्यता लाई जा सकती है। हाँ जी भाई, और कोई साथी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आज का सेशन खत्म करेंगे। कुल मिलाकर मैं थोड़ा रिपीट कर। हाँ जी, मेरा मैं एक प्रश्न था, मैं आधे घंटे से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ना कोई आ रहा है। वो जो आपने वो पोस्टर पे क्या था कि आईवीएफ जो नहीं सॉरी आईवीएफ नहीं, वो जो सीजेरियन जो होता है ना वो अधर्म क्यों है सीजेरियन? ओके 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 ओके, तो देखिए उसमें मैंने सीजेरियन को अधर्म नहीं कहा है, मैंने आपको ये कहा है कि भाई नेचुरल बर्थ से आईवीएफ तक यदि सीधा सीधा लाया जाए तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके चरण है, जैसे उसके आगे के पोस्टर को देखेंगे कि भाई वनस्पतियों में पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगा, उसके बाद जीएमओ आएगा, मतलब कि सीधा सीधा नहीं आएगा, इस चरण में आएगा। हाँ, नेचुरल ऑर्गेनिक हाइब्रिड जीएमओ ऐसे एक। हाँ, उसी हिसाब से नेचुरल बर्थ और नेचुरल बर्थ को पहले वो क्या करते हैं। मेरा हुआ था नेचुरल बर्थ, इवन ये सोनी का भी नेचुरल बर्थ ही हुआ था, घर पे ही हुआ था उसका तो। अभी तो फिलहाल मैं जब से देखते आए हो ना, मेरी सिस्टर का हो गया, सोनी का हो गया, सीजेरियन हुआ था। मेरा कहने का मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि नेचुरल बर्थ से सीधा सीधा आपको आईवीएफ तक लाया जाए तो ये थोड़ा झटका लगेगा, तो इसलिए ये धीरे धीरे आया कि भाई नेचुरल बर्थ से आपको पहले सी सेक्शन का मतलब क्या हुआ? सी सेक्शन का मतलब ये हुआ कि कुदरत ने बच्चे को बाहर लाने का जो दरवाजा रखा है, आप उस दरवाजे से नहीं ला रहे हैं, आप कहीं और से ला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस को अल्टर किया गया। तो प्रोसेस को अल्टर किया गया और आपको लगा कि भाई ठीक है, साइंस कह रही है तो ठीक ही होगा ना, तो फिर उन्होंने उसका अगला चरण रखा। अगला चरण जो है वो आईयूआई है। ये क्या आईयूआई के बाद मतलब आईयूआई का मतलब ये हुआ कि वो ये कहेंगे कि स्त्री में कोई समस्या नहीं है, पुरुष में समस्या है, क्योंकि पुरुष का जो स्पर्म है उसके अंदर समस्या है। तो पुरुष के स्पर्म को पहले निकालेंगे, उसको लैब में टेस्ट करेंगे, उसके अंदर कुछ एनर्जी डालेंगे और उसके बाद वो माता के गर्भ में जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है भाई। सीधा सीधा अगर आपको एक्स से सीधा जेड तक या ए से सीधा जेड तक लाया जाए तो आप मना कर देंगे या आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि धीरे धीरे भाई पहले नेचुरल बर्थ की जगह आपको सी सेक्शन दिया गया ताकि व्यक्ति को लगा कि भाई ठीक है, नीचे से नहीं आ रहा है तो थोड़ा ऊपर से ले लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर आपको ये कहा गया कि तो साला ऊपर से भी नहीं आ रहा है, तो अब आपको ये कहा गया कि भाई फीमेल ठीक है, मेल में प्रॉब्लम है। फिर आपको ये कहा गया कि मेल और फीमेल दोनों का जो अंडा है दोनों में प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से आपकी जो डीएनए है उसको अल्टर करना ये गोल है, और डीएनए को अल्टर करने का जो आपको उसके लिए रेडी भी तो करना है, तो ये रेडी करने का प्रोसेस है।
किसी भी चीज के लिए रेडी करने में व्यक्ति को थोड़ा समझाना पड़ता है, उसको पटाना पड़ता है, उसको थोड़ा फुसलाना पड़ता है ना, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो आपके डीएनए को बदलना है। तो आपके डीएनए को बदलने के लिए आप राजी स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकते, या तो आपके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, या तो आपको प्रलोभन देना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर डीएनए बदल गया तो पूरा कंट्रोल अब उसके हाथ में आ जाएगा। उसके ऊपर बात करेंगे कि भाई कंट्रोल कैसे होता है। कंट्रोल करने का ये चरण ही है, डीएनए बदलना मतलब कि आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना। जी और बताइए, और कुछ? ये IUI आज थोड़ा सा पहली बार आईयूआई का मतलब कुल इतना है कि मेल और फीमेल मतलब हस्बैंड और वाइफ पे ये कहा जाए कि भाई वाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, साला तुम में दिक्कत है। तो तुम में जो दिक्कत है उसका सॉल्यूशन ये है कि हम माता को नहीं छेड़ेंगे, तुम अपना स्पर्म लेके आओ, उसके अंदर थोड़ा एनर्जी डालेंगे, फिर इसको देंगे। ये आईयूआई है। और आईयूआई जो है वो सस्ता भी है। जैसे अगर आईवीएफ का कॉस्ट मान लीजिए 4-5 लाख है, तो आईयूआई जो है वो 40-50 हजार का कॉस्ट है। और आने वाले समय में ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये भी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। मिस्टर आर के जी, राजेंद्र जी और कुछ? हो गया मेरा। हाँ जी आर के जी। ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक नेचुरल है बीज, तो वो तो समझ में आता है। ऑर्गेनिक क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये नेचुरल है। मतलब कि ऑर्गेनिक और नेचुरल में फर्क। ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि आप आर्टिफिशियली नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं आर्टिफिशियली। उदाहरण उसका सिंपल ये है कि जैसे जंगल में जो वनस्पति है, वो जंगल में वनस्पति जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से ओरिजिनल है, क्योंकि उसका सारा का सारा टेकन केयर बाय नेचर है। तो उससे पहला अल्टरेशन जो है वो पहला अल्टरेशन है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये मत समझिए कि ऑर्गेनिक जो है वो बीज में बदलाव की शुरुआत है। जैसे सी सेक्शन जो है वो आदमी के बीज के बदलने की शुरुआत है, वैसे ही ये जो ऑर्गेनिक है वो वनस्पति के बीज को बदलने की शुरुआत है। मतलब कोई नेचुरल बीज है और उसको फार्मिंग किया जा रहा है, वो ऑर्गेनिक है? नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि आप बीज को नहीं छेड़ रहे हैं, पर आप मानसिक रूप से ये एक मैसेजिंग है कि भाई हम प्रकृति के नियम को समझ के उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये धीरे धीरे आपके दिमाग को समझाना है। ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हुआ कि यार जिनको बात ना करनी हो म्यूट रखिए प्लीज। हाँ जी। एक तो हुआ कि नेचुरल अपने आबू हवा में जंगल में हो रहा है, और उसी बीज को लाके हम अपने यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक हो रहे हैं। ये आपका बताना चाहते हैं? नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि आप आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, बीज में बदलाव नहीं कर रहे हैं। पर आप जैसे ये जो पॉली मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉली खेती होती है ना, पॉली हाउस। हाँ, पॉली हाउस। तो पॉली हाउस क्या है? पॉली हाउस का मतलब ये नहीं है कि आप बीज में बदलाव कर रहे हैं, बीज अभी यही है, पर आप कम से कम नेचर को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। और आप अपने बुद्धि को या समाज को ये समझा रहे हैं कि देखो हम जो कर रहे हैं उसमें हम एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हम जो नॉन सीजन फूड है उसको भी पैदा कर रहे हैं। भाई प्रकृति का नियम ये है ना कि सारी सीजनल सब्जियां, सारे सीजनल फल, वो सब सीजनल होता है। पर पॉली हाउस जो है उसमें आप किसी भी सीजन में कुछ भी बना सकते हैं, ये कह के कि भाई हम आर्टिफिशियली ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। तो इसमें बीज में बदलाव नहीं हो रहा है, पर कम से कम आपको बीज के बदलाव के लिए तैयार किया जा रहा है। जी, किसी भी मौसम में पैदा कर जा रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री में आप जितना पीछे जाएंगे उतना समझ में इतना ही आएगा कि भाई पहले का खान पान, पहले का रहन सहन वो प्रकृति को समझ के था, उसमें बदलाव करके नहीं था। पर अभी उसके बदलाव करने के पीछे आपको एक प्रोडक्शन का तर्क दिया जाता है, इसमें इनकम का तर्क दिया जाता है, पर वो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने की शुरुआत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक नहीं खाना चाहिए भाई, कम से कम जीएमओ से तो बहुत बेहतर है ऑर्गेनिक। जी जी
तो ऑर्गेनिक जो है वो आपके मतलब वनस्पति के बीज को बदलने का पहला चरण है, आपको दिमागी रूप से समझाने के लिए। भाई अगर आपने ये मान लिया कि हमने प्रकृति के वातावरण को कंट्रोल कर लिया है और हम किसी भी सीजन में कुछ भी पका सकते हैं, तो फिर आपको दूसरे चरण में ये भी तो समझाया जा सकता है कि अभी आपको और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक काम करो, इसके डीएनए में ही हम थोड़ा बदलाव कर देते हैं ताकि कीटाणु जो है वो मर जाए और हमको जो जो चीज चाहिए बस वही रहे। ये समझा जा सकता है और ये पूरी दुनिया ने समझ भी लिया है ऑलरेडी, और उनको ये पता ही नहीं है कि इसके परिणाम जो है वो अल्टीमेटली वनस्पति का बीज बदलते बदलते वो आपका भी बीज बदल देंगे। और अभी तो सुनते हैं कि पानी और हवा, पानी को भी बदल दिया है, हवा बदलना बाकी। ये मौसम वगैरह, पानी कब पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठंडा में वो पानी, ये सब भी चेंज करता है। यस देखिए अल्टीमेट जो टारगेट है वो आप है, आखिरी टारगेट है वो मनुष्य का डीएनए बदलना है। अब मनुष्य का डीएनए क्यों बदलना है उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक, हाँ जी भाई, और कोई साथी कुछ आखिर में कहना चाहता है? अंकुश जी आप कुछ आखिरी टिप्पणी करना चाहते हैं? स्वागत है। नहीं सर, पर्याप्त है आज के लिए। रोनित जी आप कुछ बताना चाहेंगे आखिर में? अब मैं तो ये बताना चाहूंगा जो हम यहाँ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धार्मिक काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? ना स्वामी जी। ओके, चलिए तो फिर शुभ रात्रि आप सभी को। राजेंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आरके जी या विश्वजीत? नमस्कार, शुभ रात्रि। ओके, चलिए फिर कल मिलेंगे, कल 9 बजे फिर से वापस आएंगे। शुभ रात्रि।